कल्याणी सिंह ने ज्वाइन किया है। कल्याणी सिंह, मेरा नाम है लता शर्मा और आज का लेक्चर हम लेने वाले हैं स्पॉन्टेनियस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एंट्रोपी के ऊपर। ठीक है बच्चे? ठीक है भाई रीटा, नीतू, हाँ भाई हाँ, जिसके नाम ले लिए जाएं, अगर वो करना चाहे यस मैम बोल दे ताकि मुझे पता लगे कि आप यही हो। ठीक है भाई, ओके। यार तुम लोग कमेंट करोगे तो मुझे दोनों चीजें देखनी पड़ेगी ना, कमेंट भी देखने पड़ेंगे। हाँ भाई वंशिका, क्या वंशिका कुछ पूछना है? मैम मीटू, क्या मीटू? मैं भी पढ़ूंगी। अच्छा वंशिका भी पढ़ेगी। ठीक है भाई ठीक है। अब कोई डिस्टरबेंस नहीं, क्लास स्टार्ट हो रही है। आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या थी? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। प्लस। वेरी गुड। पर मैं ऐसा उम्मीद नहीं करती कि आप ऐसे, मतलब इतने सारे बच्चे अगर बोलते रहेंगे तो मुझे सुना ही नहीं दिया। ये मैम ने थोड़ा टेढ़ा लिख दिया। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या? क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बता रहा था? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आंचल नाराज हो गई मुझे लग रहा है। भाई नाराज मत होना, जिसका नाम नहीं लिया वो मुझे कमेंट कर दो, मैं लिख दूंगी, बोल दूंगी, उसको भी हेलो हाई कर दूंगी। ठीक है भाई। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहते हैं? अभी तो हमने पूरा टाइम पढ़ना ही है साथ में। ठीक है भाई। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? और आप सब बच्चों के नाम मुझे चाहिए, मुझे एक स्क्रीनशॉट भी लेना था आप सब बच्चों का कि आपने क्लास अटेंड की है। मैं क्लास के बाद लूंगी जो एंड तक रहेगा, कि मतलब ये बच्चे रेगुलर रहने वाले हैं तो उन पे मुझे ध्यान देना होगा। ठीक है भाई, उनका रिकॉर्ड रखना है, वो टेस्ट देंगे डेली रेगुलर और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। संडे को टेस्ट होते हैं, ठीक है ना? ये बात सबको पता है ना, संडे को टेस्ट होते हैं। यस मैम, पता है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो वो टेस्ट आपको देने हैं। उस टेस्ट में अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी होगी, मुझे चाहिए कि उस टेस्ट में आपके अच्छे नंबर आए। वो कैसे आएंगे? मैम ने अच्छा से पढ़ाया होगा, क्वेश्चंस करवाए होंगे, जहां दिक्कत आ रही होगी आप मुझसे पूछेंगे। ठीक है भाई कोमल, ईशा? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह रहा था एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन फर्स्ट लॉ ये नहीं बता रहा था कि रिएक्शन किस तरफ होगी, रिएक्शन होगी कि भी नहीं होगी। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी नहीं बता रहा था। हमने देखा कुछ रिएक्शंस हो रही थी, मतलब कुछ रिएक्शंस जो है वो हो जाती थी और कुछ रिएक्शंस नहीं हो रही थी। तो ये बात फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बता पा रहा था। तो क्या क्या आया बच्चे? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया। क्या आया? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बता रहा था बच्चे? फिजिबिलिटी, मतलब रिएक्शन होगी या नहीं होगी। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक न्यू टर्म्स इंट्रोड्यूस हुई जिसका नाम था एंट्रोपी। जिसका नाम क्या था बच्चे? एंट्रोपी। ठीक है, न्यू टर्म एग्जाम का क्वेश्चन है, न्यू टर्म सेकंड लॉ ने क्या इंट्रोड्यूस करी है? गिब्स मत लगा के आ जाना, फिर बता रही हूँ गलत हो जाता है, बच्चे गिब्स पे कर देते हैं। जिया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी बता रहा था और इसको डिनोट करते हैं एस से। ठीक है ना? न्यू टर्म इंट्रोड्यूस एंट्रोपी सेकंड लॉ ने करी। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह रहा था? कि यूनिवर्स में जितने भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रहे हैं, नेचुरल, जितने भी प्रोसेस नेचुरल हो रहे हैं यूनिवर्स में, वो सारे के सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, उनकी एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है। एंट्रोपी क्या करती है बच्चे? हमेशा इंक्रीज करेगी। ठीक है, सेकंड लॉ बोल रहा था ये बात। क्या क्या स्पॉन्टेनियस मीन्स क्या? स्पॉन्टेनियस मीन्स क्या होता है? जरा कमेंट में बताओ फटाफट से, मैं कमेंट देखती हूँ सब बच्चों के। स्पॉन्टेनियस का मतलब किस किस बच्चे को पता है? स्पेसिफिक एनर्जी। नहीं 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 नहीं, स्पेसिफिक एनर्जी नहीं है ये भाई, एस। अरे मेरे प्यारे बच्चों, एस एंट्रोपी है, स्पॉन्टेनियस। स्पेसिफिक एनर्जी दूसरा, ये सी से डिनोट, हाँ एस से हो भी। जाता है बिना किसी हाँ एक्सटर्नल के ना मैम, बिना किसी एक्सटर्नल के खुद ही हो जाता है प्रोसेस। हाँ हाँ हाँ, आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हैं जो क्योंकि आप, नेचुरल हो। हाँ ठीक है, आप कमेंट क्लिक पे लिख कर दे, क्योंकि नहीं ये नहीं लिखोगे आप एग्जाम में कि जी जब नेगेटिव हो गया तो वो भाई उसकी वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो। हाँ वो स्पॉन्टेनियस होता है, लेकिन जो प्रोसेस नेचुरली हो और मतलब खुद हो रहे हो, या फिर लिटिल फोर्स के बाद या एनर्जी देने के बाद वो खुद हो रहे हो। ठीक है,
वो प्रोसेस क्या होते हैं बच्चे? स्पॉन्टेनियस होते हैं। नहीं, रिवर्सिबल भी स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे प्रोसेस हो सकते हैं कि ए से बी बन रहा है और बी से ए बन रहा है, वो भी रिएक्शंस हो रही होगी, उनमें डेल्टा एस की वैल्यू 0 आएगी, ये सब पढ़ेंगे अभी हम। स्पॉन्टेनियस मींस क्या? जो प्रोसेस थोड़े से एनर्जी के बाद खुद हो रहे हो, ठीक है, अपने आप हो। जैसे मैंने ये एक बर्न किया कागज को, तो मुझे इसके लिए ये अपने आप तो जलेगा नहीं, मुझे इसको थोड़ी सी इसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो होगा, बर्न होगा ये, ठीक है ना? may only be reversible, ठीक है ना? होगा कि नहीं होगा? ये जो ये अगर मैं इसे बर्न करूंगी बच्चे, तो इसको मुझे थोड़ा सा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो वो प्रोसेस जो क्या होते हैं, खुद हो और या फिर उनमें लिटिल फोर्स में अप्लाई करूं, यानी लिटिल एनर्जी कुछ उसे दूं, तो वो खुद हो, तो उन प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। किसी को कोई दिक्कत स्पॉन्टेनियस मीन समझ में आ गया क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस मीन्स मैं इसको जितनी भी एनर्जी दे दूं वो नहीं होने वाला। आप मुझे बताओ, ये हिल से अगर वाटर हमेशा नीचे की तरफ फ्लो करता है कि नहीं करता? अगर दो गैसेस अगर मैंने रखी है और उनको ज्वाइन किया एकदम से, अगर उनमें ये जो जॉइंट है हटा दूं, तो क्या होगा? ये गैसेस आपस में क्या होंगी? डिफ्यूज हो जाएंगी, ठीक है ना? हमेशा क्या होगा? ये यहाँ से नीचे गिरते हुए, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई थी, ये नीचे की तरफ ही फ्लो करेगा, यानी कि हमेशा हाई एनर्जी से कहाँ फ्लो करते हैं? लो एनर्जी की तरफ ही फ्लो होगा, ठीक है ना? हाई एनर्जी टू कहाँ जाएगा? लो एनर्जी। कोई भी दो बॉडीज रखी हैं, एक का टेम्परेचर T1 है, एक का T2 है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर मूव करता है हमेशा। हीट जो होती है, हीट कहाँ से कहाँ मूव करती है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, ठीक है? हमेशा हीट जो है वो कहाँ? हाँ भाई, प्रोसेस विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी। जिया, हाई हीट जो है हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव कर रही है, तो वो क्या चाह रही है? स्टेबिलिटी चाह रही है। कोई भी चीज क्या चाह रही है? स्टेबिलिटी। वो कैसे मिल रही है उसे? अपनी एनर्जी को लॉस करके। तो क्या मैं ये कह रही, ये प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस है, खुद ही होते हैं ना। ये दो बॉडी रखी है दो टेम्परेचर की, तो अपने आप हॉट से कोल्ड की तरफ टेम्परेचर जो हीट है वो मूव कर जाती है। और अगर ये गैसेस दो ज्वाइन करी है तो अपने आप डिफ्यूज हो जाएगी। पानी फ्लो कर रहा है हमेशा नीचे की तरफ कर रहा है, और कोई किसी कागज को मैंने बर्न किया तो उसे लिटिल हीट दी, उसका इग्निशन टेम्परेचर करा वहां तक, वो अपने आप बर्न होगा। लेकिन क्या ये वापस रिवर्स हो सकता है? नहीं ना। ये क्या वापस बिना फोर्स के, इसमें हमें मोटर लगानी पड़ेगी, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत सारी देर तक देती रहनी पड़ेगी, तब जाके ये क्या होगा? ऊपर फ्लो करेगा, है ना? तो यानी कि मुझे बहुत सारी एनर्जी जब देनी हो तो वो नहीं है, वो नॉन, मतलब बहुत सारी एनर्जी और देते ही रहनी है तब होगा, तो वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मीन्स क्या? थोड़ी सी एनर्जी दी तो हो गए, और या फिर खुद होते हैं अपने आप। समझ में आ गई यहाँ तक बात? स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस मीन्स? यस 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 यस, कमेंट में आ जाने चाहिए फटाफट से। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी जी, नीतू, वैष्णवी, कोमल ने भी लिख दिया, आयुष ने भी लिखा, ठीक है भाई, राजेश्वरी, इंदल, नेहा, रीता, जिया। ये बच्चे अगली बार क्लास में है नहीं। मैं अभिलाषा ने कहा भाई मैं तो नहीं लिख रही, यस मैम, अगर यस मैम लिख रहे हैं तो मैं तो निकली, ठीक है भाई। हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ मूव करते हैं, ठीक है? तो आपने ये देखा, तो क्या मैं ये कह लूं कि अगर ए से बी मेरा कोई बन रहा है प्रोडक्ट, तो जब एनर्जी रिलीज हो रही होगी उसमें, तो क्या मैं ये कह दूं कि जिस भी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है एक्सोथर्मिक है वो? ये बात सबको पता है, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होते हैं। यस मैम। और उनके लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो क्या मैं ये कह दूं कि सारी रिएक्शन जो भी स्पॉन्टेनियस हो रही हैं वो एक्सोथर्मिक होंगी? तो फिर मैंने कुछ रिएक्शंस ऐसी भी देखी जिसका एक रिएक्शन मुझे याद है, जो एग्जांपल है NO2 फॉर्म हो रहा है, लेकिन इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन फिर भी ये क्या होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये हो जाता है। तो ये वाली थ्योरी तो भाई फेल हो गई कि डेल्टा एच जिसका नेगेटिव होगा वो सारी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होंगी। ऐसा नहीं है। काफी सारी रिएक्शंस ऐसी भी थी कि जिनका क्या था? डेल्टा एच पॉजिटिव था, लेकिन वो रिएक्शंस क्या हो रही थी? स्पॉन्टेनियस थी। एंडोथर्मिक था प्रोसेस, लेकिन फिर भी वो रिएक्शन वो क्या थी? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था। तो भाई ये तो स्पॉन्टेनियस था, तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो फिर हमने क्या किया? हमने कहा नहीं नहीं भाई, एच नहीं देखते, बस हम क्या देखेंगे? एंट्रोपी। एंट्रोपी वर्ड आ गया उस सेकंड लॉ का। सेकंड लॉ का वो प्रोसेस होते हैं जहां पे डेल्टा एस
टोटल, ठीक है ना, टोटल डेल्टा एस, अभी टोटल क्या बताऊंगी, वो एंट्रोपी चेंज जहां पे भी पॉजिटिव हो रहा है, जहां पे क्या हो रहा है, डेल्टा एस पॉजिटिव हो रहा है, वो प्रोसेस क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। वो प्रोसेस क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस, यानी कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं नेचर में हो रही हैं, उनका डेल्टा एस हमेशा एंट्रोपी चेंज जो है वो टोटल आएगा। ठीक है भाई, हाँ भाई, डेल्टा एस टोटल होता है तुम्हारा एस सिस्टम। अनीता कह रही है व्हाट इज योर गुड नेम। बच्चे मैंने बताया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई ना, हाँ मैंने बताया तो सही, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई थी तो इसलिए रखा था मैंने अपना नाम की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगी तो बोलूंगी। लता शर्मा मेरा नाम है। एस सिस्टम प्लस एस सराउंडिंग, ठीक है बच्चे। ये टोटल एनर्जी मींस, टोटल एंट्रोपी मींस क्या, एस एंट्रोपी चेंज सिस्टम की प्लस एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग की। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो सेकंड लॉ क्या कह रहा था आपके इस क्लास में, डेफिनेशन लिखने के लिए अगर सेकंड लॉ की आ जाएगी तो आप लिख लोगे कि सेकंड लॉ क्या कह रहा है कि जो भी प्रोसेस नेचर में स्पॉन्टेनियसली हो रहे हैं उन सभी प्रोसेस के लिए, एंड नो लिख रहे हैं भाई तविंदर सिंह। तविंदर को समझ नहीं आया भाई, तरविंदर, तरविंदर क्या बात हो गई भाई, ये नो क्यों? अंश अंश तरविंदर ने लिखा नो, मुझे नहीं पता। अच्छा नो समझ आ गया लिखा इसने, यस ठीक है भाई। तो जो भी नेचर में गिव्स फ्री एनर्जी, देखो जरा तविंदर ने, जो भी नेचर में प्रोसेस हो रहे हैं स्पॉन्टेनियसली, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन लिख लेना एग्जाम में, जो भी नेचर में प्रोसेस हो रहे हैं वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो भी होंगे उनके लिए एंट्रोपी हमेशा क्या करे होगी, अश्कृत नहीं में, उनके लिए एंट्रोपी चेंज हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है भाई, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एग्जाम में डेफिनेशन लिख लेना, अच्छे से आ जाएगी तो, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में और कुछ नहीं है, वो यही पूछने वाली है मैम, अगर पूछेंगी तो उसके बारे में स्टेट दी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो आपको लिखना है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है, सेकंड लॉ ये बोलता है। ठीक है, अब जहां पे भी एंट्रोपी इंक्रीज, एंट्रोपी मींस क्या, रैंडमनेस, एंट्रोपी मींस क्या बच्चे, रैंडमनेस, फ्री मूव कर रहे हैं, कोई मिल रहा है, ठीक है, मूव कर, रैंडमनेस, जिन भी कोई भी नेचर में प्रोसेस है वो स्टेबल रहना, मतलब एक ही ऑर्डर में रहना, ऑर्गेनाइज तरीके, डिसऑर्गेनाइज, एक और वर्ड डिसऑर्गेनाइज, ठीक है, डिसऑर्डर, ठीक है, ये एंट्रोपी की ही टर्म है, ठीक है ना, डिसऑर्डर। कोई भी नेचर में जो वो है चीजें, वो ऑर्डर में रहना पसंद नहीं करती, अगर उन्हें डिसऑर्डर में जाने को मिल जाए तो वो तुरंत जाएंगी वहां, वो ज्यादा अच्छे से रहेंगी, खुला खुला उनका मतलब कि डिसऑर्डर वे में रहेंगी। जहां पे भी उन्हें ऑर्डर में रहना पसंद होगा वहां से किस तरफ मूव करना पसंद करेंगी, डिसऑर्डर वे भी, ठीक है ना, क्योंकि हमें, तुमने देखा है ना, हमें कभी भी कोई रूल में अगर बांधे तो हम उससे ज्यादा पसंद करते हैं कि, और रूल से बेटर अगर हमें फ्री छोड़ दिया जाए तब हम वहां रहना ज्यादा पसंद करेंगे ना, रूल में बंध जाता है इंसान। तो ऐसे ही क्या, नेचर में जो चीज है वही मॉलिक्यूल्स पे भी अप्लाई होती है, डिसऑर्डरनेस जहां पे ज्यादा होगी वो उस तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना। क्या कोई मुझे ये बताएगा सॉलिड एंट्रोपी किसकी, सॉलिड की, ओहो, लिक्विड की, गैस की, किसकी ज्यादा होगी एंट्रोपी? गैस की। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सारे बच्चों के जवाब आ गए। मैम गैस। नैन्सी एंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी बच्चे? हाँ भाई अनीता पूछो बच्चे। मैम गैस। अनीता, अनीता ने हैंड रेस किया, पता नहीं क्यों किया, बता ही नहीं रही है। और क्रिस्टलाइन स्टेट की एंट्रोपी 0 होगी, ये वंशिका तो सारा पढ़कर आई है, वंशिका क्वेश्चन करवा दो सीधे फिर, ठीक है। एंट्रोपी सॉलिड लिक्विड गैस, तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, जो मुझे क्या लगता है ये सारी चीजों को बताने की जरूरत है? नो मैम। अच्छा चलो भाई ठीक है। एंट्रोपी सॉलिड लिक्विड गैस, सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी, गैस की, रैंडमनेस ज्यादा होती है, और सबसे कम सॉलिड की। डिसऑर्डर जहां पे ज्यादा होगी, जैसे मॉलिक्यूल्स भी, अगर गैस के मॉलिक्यूल्स अगर प्रोडक्ट साइड बन रहे होंगे तो उस तरफ एंट्रोपी क्या हो जाएगी फिर, यानी कि पॉजिटिव हो रही होगी, एंट्रोपी क्या हो रही होगी, पॉजिटिव। मैम बार बार क्लास से किक आउट हो रहे हैं। नैन्सी क्या बोल रहे हो बच्चे? नैन्सी कुछ कह रही है, क्लास कोई बच्चा ऐसे हो रहा है कि बार बार बाहर, मतलब रिमूव हो रहा हो?
नैन्सी, ठीक है ठीक है ठीक है। एंट्रोपी गैस लिक्विड सॉलिड की, ठीक है ना, सब ये पता चल गया डिसऑर्डरनेस, ठीक है। अब जल्दी से आ जाते हैं, एंट्रोपी को मेजर करने के लिए, मेजर रैंडमनेस के लिए हमने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाला। क्या निकाला है? हाँ भाई तनीषा बोलो बोलो। मेजर रैंडमनेस करने के लिए एंट्रोपी के लिए एक फॉर्मूला निकाला, जिस जो कि क्या है, dq बाय टी, ठीक है बच्चे। मैम इसको को आप ड्राइव कर दो। इसको, अरे इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ये मेजरमेंट करने के लिए रैंडम, हाँ डेरिवेशन है इसकी, सब बताऊंगी बच्चे। ईशा ने क्या, ईशा बोलो क्या बोल रहे हो बच्चे? मैं सब करवाऊंगी आपको, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। आप ये वाला डेरिवेशन कह रहे हैं ना, बताती हूँ, एक मिनट रुको, पहले मुझे स्टार्ट करने दो। एंट्रोपी का मेजर करने का रैंडमनेस क्या फॉर्मूला है? dq बाय टी, ठीक है। किस, अगर टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर क्या है बच्चे, कांस्टेंट है, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा? dq बाय टी और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है ना। क्या आप सभी ने ये पढ़ा था ना कि इंटीग्रेशन हम क्यों करते हैं, ये बात सबको पता है, इंटीग्रेशन क्यों करते हैं? किस, ये सम होते हैं ना, जो भी छोटे छोटे हमारे एरियाज जो हैं ये निकल कर आएंगे, ठीक है ना। टेम्परेचर अगर डिफरेंट रहेगा तो कुछ वैल्यू आएगी, तो जो भी ये एरिया निकल कर आएंगे, थोड़ा ग्राफ थोड़ा वो बन गया, प्रेशर, ठीक है ना। ये एरिया जो कवर हुआ है इसका, इसको निकालने के लिए टोटल सम, सबका जो सम होता है वो क्या, हाँ स्मॉलेस्ट सम, तो सबके स्मॉलेस्ट सम को करने के लिए मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर की वैल्यू अगर आपको कांस्टेंट नहीं दी हुई है, टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट कब दी रहती है, हमने पढ़ा था ना, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकालते थे, तो ये डेफिनेशन थी ना कि टेम्परेचर कांस्टेंट। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एंट्रोपी निकालने का फॉर्मूला होगा dq बाय टी, और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं है तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। क्या बच्चे आप इसी इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे, इसको ही ड्राइव करने की बात कर रहे थे, ds dq बाय टी, ठीक है। अब ये तुम आपकी बुक में नहीं है, इसको डेरिवेशन जो है इसका इंटीग्रेशन का ये नहीं है, लेकिन इससे आपके नीट सीयूटी का तो पता नहीं मुझे, नीट और आईआईटी इसमें इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें अब जो ड्राइव करने वाली हूँ फॉर्मूला वहां से ड्राइव होगा एंट्रोपी का, तो आपको उससे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। dq बाय टी को, क्या मैं dq को, कमेंट करते जा रहे हैं बच्चे, कमेंट करते जा रहे हैं, dq को क्या मैं ये लिख सकती हूँ, क्या डेल du प्लस पी dv, क्या मैं ये लिख सकती हूँ dq को? क्या इस बात से सभी बच्चे एग्री करते हैं? dq को क्या मैं du प्लस पी dv लिख सकती हूँ? आपने फर्स्ट लॉ पढ़ा है, किसी को बताना है फर्स्ट लॉ उसका कैसे आया ये dq से du प्लस पी dv? नो लिख दो एक बार, dq प्लस, हाँ है, यस मैम बताऊं, du प्लस पी dv, ठीक है। dq को क्या लिख सकती हूँ? du प्लस पी dv लिख सकती हूँ। du फर्स्ट लॉ कहता है dq प्लस वर्क डन, du इज इक्वल टू dq माइनस पी dv, क्या हो जाएगा? w की जगह क्या आ जाएगा बच्चे? ये सिर्फ यशिका थी, वंशिका थी, यशिका के लिए समझाया जा रहा है भाई, यशिका को डांटो, माइनस पी dv, ठीक है। dq क्या होगा? du प्लस पी dv, ठीक है, समझ में आ गया यशिका? dq du प्लस, यशिका माइक ऑन करके जल्दी से यस बोलो। यस मैम। समझ में आ गया ना, तभी यस बोलना, नहीं तो अपने साथ नाइंसाफी होगी, ठीक है भाई। आ गया। यस आ गया ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किया था ना, उससे ये इसको हमने क्या किया, चेंज किया, तो dq को du को मैम ncv dt लिख सकती हूँ। हाँ जी बोलो। मैम मैंने पूछा था, ये एक बार फिर से समझा दो। क्या फिर से बता दूं? मैम ये डी, ये वाला टी, हाँ या ना मैम बोलो। ये डी मैंने बोला था ना, हाँ डी क्या होता है ये टी टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर डी डी क्या है? वाला, डिफरेंशिएशन बच्चे, डिफरेंट डी मतलब ये अगर हीट यहाँ से यहाँ गई, ठीक है, रिलीज हुई, थोड़ी हीट रिलीज हुई, देन इट इज dq, मतलब स्मॉल चेंज हुआ, हीट के साथ क्या चेंज हुआ है? स्मॉल चेंज हुआ है। d मीन्स कोई भी, ये v2 माइनस v1 को मैं डेल्टा v लिखती हूँ ना, अगर ये चेंज थोड़ा सा हुआ हो तो मैं इसको dv लिखती हूँ,
ये वाला डेल्टा तब जब बहुत सारा चेंज हुआ हो, ये वाला डीवी तब जब क्या हुआ हो, स्मॉल चेंज हुआ हो। अब समझ में आ गया बच्चे, थोड़ा सा चेंज मीन्स डीवी डी क्यू, ठीक है ना। डीयू को एनसीवीडीटी लिख सकती हूं मैं, ठीक है। पीडीवी को पी की जगह एनआरटी बाय वी डीवी लिखा जा सकता है। जल्दी बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? नो मैम। नो मैम। चलो भाई, अब हम करते हैं बेटा, ये थोड़ा सा नो मैम। ये थोड़ा सा हाई लेवल का है क्योंकि ये डेरिवेशन आपके उसमें भी नहीं है, तो शायद आपको ये मतलब समझने में टाइम लगे, किसी के पास मैथ्स ना हो, कुछ ना हो, इंटीग्रेशन। तो जितना इसमें यूज होगा उतना तो मैं बता दूंगी, ठीक है। आपको ये डी क्यू की वैल्यूज को मुझे पुट, अब थोड़ा सा अपने दिमाग को और अपनी कॉपी किताब को ना खोल के रखें, जहां समझना है वहीं रोक देना। डी यू प्लस पी डी वी बाई टी, यहां तक समझ में आ गया। डी क्यू की जगह वैल्यूज पुट करिए बस, डी क्यू की, डी यू प्लस पी डी वी बताई थी ना अभी। एन सी वी डी टी बाई टी क्या किया है, डी यू की वैल्यू पुट करिए। एन सी वी डी टी थी ना डी यू की वैल्यू, डी यू की वैल्यू क्या थी, एन सी वी डी टी, ये पुट कर दी। एन जो जो कांस्टेंट थे ना उसको बाहर निकाल दें इंटीग्रेशन से, उनका इंटीग्रेशन नहीं होता, जो कांस्टेंट होते हैं। सीवी कांस्टेंट है ना, अगर सीवी 3/2 r मोनोटॉमिक गैस के लिए ये सब कांस्टेंट है ना, ठीक है ना, गिवन होगा आपको या तो एन आर टी, पी की जगह एन आर टी बाई वी लिख सकती हूँ ना, वी को वॉल्यूम के साथ भेज दिया और ये वाला टी था ये इधर आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत? दूसरा टी कहाँ से आया, दो टी कहाँ से आए हैं, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। नो मैम। नो मैम मतलब कुछ समझ नहीं आया। एन सी वी T1 और ये जो लिमिट है ना ये आपको खुद लगानी होगी कि T1 से T2 तक अगर चेंज हो रहा है, T1 से कितना चेंज हो रहा है, जो बच्चा पूछेगा DT स्मॉल चेंज, कहां से कहां तक ये लिमिट लगाते हैं, T1 से कितना चेंज T2 तक, ठीक है। T1 से कितना चेंज T2 तक प्लस एन आर इंटीग्रेशन डीवी बाय वी, यहां तक किसी को दिक्कत? टी से टी कैंसिल हो गया, ये बचा है। अगर dx बाय x इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है नेचुरल लॉग ऑफ x, जिनके पास होगा, जिनके पास नहीं है वो जान ले कि dx बाय x इंटीग्रेशन की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है बच्चे, नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है। ठीक है भाई, ये वैल्यू याद रख लो, dx बाय x की वैल्यू क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ x। कभी ना किसी दिन आपका अवंती में लॉग वगैरह के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है ना, लॉग के बारे में बताया जाएगा। इंटीग्रेशन तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। खुद क्या देखना पड़ेगा ये मैंने बता दिया, यहाँ जितना यूज होएगा केमिस्ट्री में वो बताया जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ dx बाय x इज इक्वल टू क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ x। और नेचुरल लॉग ऑफ x को जब मैं बेस 10, जो आपकी लॉग टेबल होती है ना उसमें बेस 10 की वैल्यू अगर मैं इसको चेंज करती हूँ इसमें, तो मैं इसे किससे मल्टीप्लाई करती हूँ, 2.303 से, ठीक है भाई। 2.303 से मल्टीप्लाई होता है नेचुरल लॉग को अगर मैं बेस 10 लॉग में चेंज करती हूँ। यहां तक किसी को दिक्कत? नेचुरल लॉग को अगर 10 में अगर करा है मैंने तो क्या होगा, 2.303 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? अरे अरे कोई तो यस बोलो। सुनीता ने अभी ज्वाइन किया, सुनीता बताएगी भाई। सुनीता, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को जब मैं बेस लॉग 10 में कन्वर्ट करती हूँ तो मुझे क्या लगाना होता है, 2.303 लगाना होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई। लॉग 10 बेस की हमारे पास जो लॉग टेबल होती है ना उसमें वैल्यू लॉग 10 बेस पे दी होती है, तो अगर नेचुरल लॉग हमें गिवन आर का है तो हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। ये बात समझ में आएगी, dx बाय एक्स का नेचुरल ये क्या होता है, सुनीता तो देखने आई थी बस, dx बाय एक्स नेचुरल लॉग ऑफ x वैल्यू होती है, ठीक है। एनसीवी इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय t की, अरे मेरी आवाज आ रही है कि मैं खाली बोल रही हूँ? कोई बच्चा? मैम आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ टेम्परेचर t कर दूंगी ना, dx बाय x की वैल्यू क्या थी, x नेचुरल लॉग ऑफ x थी, यहाँ पे x की जगह t यूज हो रहा है तो नेचुरल लॉग ऑफ t, t1 से t2 लिमिट प्लस एन आर नेचुरल लॉग ऑफ v, v1 से v2। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? v1 से v2 क्या है, यस मैम आ गया।
V1 से V2, ठीक है। अब सब इसको ओपन कर देती हूँ। 2.303 से लगा रही हूँ क्योंकि मैं क्या करने वाली हूँ, अब इसे log 10 करने वाली हूँ और लिमिट को पुट करूंगी तो T2/T1 आएगा। ये मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों की दिक्कत होगी। 2.303 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा कि ये T2/T1 कैसे हो गया है? किसी की कोई दिक्कत इसमें कि ये T2/T1 कैसे हो गया भाई? इंटीग्रेशन चैप्टर हो गया स्कूल में? नो मैम, मैथ्स नहीं हुआ अभी, इंटीग्रेशन नहीं हुआ अभी। तो बच्चे ये लॉग अगर टी लिखा है, ठीक है ना, लॉग टी अगर लिखा है और ये वैल्यूज जो हैं वो T1 से T2 ऐसे जा रही हैं, ठीक है ना, तो जब मैं इसे खोलती हूँ तो ये log T2/T1 हो जाता है होने को। तो जब मैं ऐसे ऊपर वाली लिमिट करती हूँ ना तो ऊपर वाली को रखती हूँ, प्लस करती हूँ, ऊपर वाली को क्या करती हूँ, आप अभी करोगे अपने इंटीग्रेशन में, log T2 माइनस log T1 हो जाता है, ठीक है ना। ये पहली लिमिट को रखते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर दूसरी लिमिट जो होती है उसके साथ रखते हैं। जैसे कि सपोज x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना, और लिमिट कुछ दे रखी होगी, V1 से V2 लिखा है, तो पहले V2 का स्क्वायर लिखूंगी, फिर V1 का स्क्वायर लिखूंगी। मतलब x की जगह ये वैल्यूज एक बार ये वाली पुट करूंगी, फिर माइनस, फिर नीचे वाली, पहले ऊपर वाली करते हैं फिर नीचे वाली पुट करते हैं। समझ में आई ये बात? यस मैम। अब log लिखा था तो log T2 माइनस T1 और log x माइनस log y, इसकी वैल्यू होती है log एक बारी में रखा हो x अपॉन में y, ठीक है बच्चे। log x माइनस y होता है इक्वल टू किसके, log x डिवाइडेड y। तो यानी कि log T2 माइनस log T1 जब मेरी अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट पुट करके आया तो ये आ गया log T2/T1। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान दे देती हूँ, log x प्लस log y अगर लिखा होगा तो log xy हो जाता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और बीच में अगर माइनस हो गया तो x डिवाइड में y। मजा आया सुन के ये बात? कितना कुछ पढ़ना है पता चला ना। इंटीग्रेशन भी देखना है, केमिस्ट्री में बस यही देखना पड़ेगा और थर्मोडायनेमिक्स के सिर्फ इतनी आएगा, ठीक है ना, जो कि आपके एंट्रेंस में काम आएगा। लेकिन अगर जो वैल्यूज है ना, वैल्यूज वो आपके जो एंट्रेंस एग्जाम में आएंगी ना वैल्यूज, वो कुछ 10 log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू होती है 0, log 10 की वैल्यू होती है 1, log 2 की होती है 0.30। तो ये याद कर लो, log 2 की वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू क्या, 0.30। और बाकी अगर यहाँ सीबीएसई में अगर कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको वहीं तक सॉल्व करके, मतलब log की वैल्यू ना भी निकालो तो छोड़ दो आगे, ठीक है बच्चे। आधा ही नंबर कटेगा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अगर आप उसे छोड़ देते हैं थोड़ा सा। log T2/T1 कैसे आया, सबको पता चल गया? कहाँ पहुंच गए, कहाँ के मैथ्स पढ़ने लग गए? यस मैम। ये फॉर्मूला समझ में आ गया सबको, कहाँ से ड्राइव हो गया? अब ये डेल्टा एस की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? यस मैम। ये बच्चा बहुत अच्छा है भाई, यस मैम कर। डेल एस एन सी वी 2.303 log T2/T1, क्या मैं V1/V2 को P1/P2 लिख सकती हूँ? और log यस मैम। यस मैम। V2/V1। अगर मेरा प्रेशर की बात हो रही होगी तो यहाँ CP आ जाएगा 2.303 से मल्टीप्लाई log T2/T1 अगर C1 गिवन होगा, और यहाँ पे 2.303 N R log P1/P2, ठीक है भाई? यस मैम। कुछ छूटा तो नहीं है? अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है, अगर प्रोसेस कैसा है बच्चे, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात हो रही है, ये सारी रिएक्शन ना रिवर्सिबल है। हमने पढ़ा था ना रिवर्सिबल में ही होता था ना, ऐसे वर्क डन में आपने पढ़ा था रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम वो डेरिवेशन करते हैं ना, टी dv/v। यस मैम। रिवर्सिबल के लिए करते थे, तो ये सारे डेरिवेशन किन प्रोसेस के लिए है? ये सब जो डेल्टा एस की वैल्यू आएगी किसके लिए है? सबके लिए। रिवर्सिबल जहां हो रहा होगा, यहाँ पे क्या हो रहा होगा बच्चे? प्रोसेस रिवर्सिबल हो रहा होगा, ठीक है ना। और अभी मैंने वो भी बताया था क्या, टेम्परेचर जहाँ टेम्परेचर जहाँ क्या हो अलग अलग आ रहे हो, ठीक है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बच्चे T1 इज इक्वल टू T2 हो जाएगा, क्या ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी
और log 1 की वैल्यू होती है 0। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नो मैम। log 1 की वैल्यू 0। हाँ बोलो। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये वाली टर्म जो है आपकी क्या हो जाएगी? भाई थोड़ा सा दिमाग को खोलो, अपने आप करो, तब जाके थोड़ा समझ में भी आएगा। ठीक है, क्वेश्चंस आए हुए हैं इससे रिलेटेड। log 10 आइसोथर्मल प्रोसेस में ये वाली वैल्यू 0 हो गई, तो अब एंट्रोपी चेंज क्या आएगा बच्चे? 2.303 NR log V2 by V1, या अगर ये वाला लिखा रहेगा, प्रेशर दिया होगा, तो P1 by P2। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई कृष्णा। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. भाई वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया। आइसोथर्मल आइसोकोरिक प्रोसेस है तो क्या होगा? यस मैम। वेरी गुड। आइसोकोरिक प्रोसेस है तो क्या होगा? ये वाली टर्म, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। NCV 2.303 log वॉल्यूम कांस्टेंट T2 by, हाँ वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी बच्चे? 0 हो जाएगी। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? सब समझ में आ गया? आइसोबारिक प्रोसेस के लिए आइसोबारिक प्रोसेस के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा एस इज इक्वल टू NCP 2.303 log T2 by T1। यहाँ CP आ जाएगा, क्या ठीक वो आ जाएगा। और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हीट, एक चीज और देख लो, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए Q मेरा DQ जो होता है वो 0 हो जाता है, तो डेल्टा एस फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस तो 0 आ जाएगा। हाँ, डेल्टा एस रिवर्सिबल के लिए तो 0 आ जाएगा, लेकिन याद रखना बच्चे, ये एग्जाम में बहुत बार आता है, डेल्टा एस इरिवर्सिबल के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा। इरिवर्सिबल के लिए हमेशा चीजें पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो रिएक्शन वापस नहीं आ रही, और जब वो वापस नहीं आ रही, वो अगर आगे की तरफ जा रही है, तो वो हमेशा एंट्रोपी को क्या कर रही होगी? इंक्रीज ही कर रही होगी। एडियाबैटिक प्रोसेस भी है ना, अगर जैसे ये दो गैसेस मैंने लिए हैं और इसको मैंने ज्वाइन करा और ये एडियाबैटिक कंटेनर में रखी है, ठीक है ना, हीट अंदर आ रही है ना हीट बाहर जा रही है, तब भी मैं अगर इसे खोलूंगी ना, तो ये आपस में डिफ्यूज हो जाएंगे और रैंडमनेस इनकी बढ़ ही रही होगी, एंट्रोपी इनकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है भाई बच्चों, एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज ही करेगी। अनीता Yes, ma'am. भाई अनीता कभी जा रही आ रही क्या? नैन्सी अभी भी आ रही है वो दिक्कत कि रिमूव हो रहे हो? नैन्सी नो मैम। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमेशा एंट्रोपी क्या होगी बच्चे? पॉजिटिव होगी, और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होगी? एंट्रोपी 0। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए 0। अब देखो, एक ए से एडियाबैटिक के लिए बताया मैंने, रिवर्सिबल के लिए तो 0, और इरिवर्सिबल के लिए बेटा हमेशा कोई भी प्रोसेस हो पॉजिटिव रहेगी, टोटल एंट्रोपी। ए से अगर कोई मेरा बी अगर कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, डेल्टा एस, अगर मेरी सिस्टम का डेल्टा एस जो है नेगेटिव है, तो सराउंडिंग का डेल्टा एस क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। सिस्टम ने अगर हीट दी तो वह सराउंडिंग में गई, तो सराउंडिंग का क्या हो जाएगा बच्चे? पॉजिटिव। तो अगर डेल्टा एस सिस्टम की बात करूं, मैं सिस्टम के लिए डेल्टा एस लिखूं, तो क्या मैं इसे dq बाय टी, ये सिस्टम लिखा है, ठीक है, सिस्टम के लिए, और डेल्टा एस अगर सराउंडिंग, यहाँ से अगर ये नेगेटिव है, सराउंडिंग में गया तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, सराउंडिंग, और ये प्रूफ हो गया कि टोटल एंट्रोपी, अगर सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर एक सा है, प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो टोटल एंट्रोपी यानी कि सिस्टम की क्या? dq बाय टी सिस्टम का, प्लस dq बाय टी सराउंडिंग का, क्या आ जाएगी वैल्यू? 0। डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग की क्या आ जाएगी? 0। अगर मेरा सिस्टम, अगर ये राइट मतलब समझ में आ गया ना सबको जो मैंने लिखा? बड़ी बुरी राइटिंग Yes, है ये। ma'am. नो मैम, एक बार फिर से बताना प्लीज। देखा क्या? क्या बोला था मैंने कि अगर डेल्टा एस जो है, ठीक है, सिस्टम के लिए क्या रहेगी? डी क्यू, सिस्टम लिख देती हूँ मैं इसके आगे। अगर सिस्टम ने हीट दी है, नेगेटिव साइन, ठीक है ना, हीट दी है, नेगेटिव साइन आ गया, सिस्टम की एंट्रोपी चेंज ये हुई। अगर डेल्टा एस सराउंडिंग की बात करूं मैं, किसकी? सराउंडिंग की, तो उसकी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। सराउंडिंग की क्या होगी? पॉजिटिव। सिस्टम की क्या होगी? नेगेटिव। ठीक है भाई,
टोटल एंट्रोपी में निकालूंगी, सो सिस्टम प्लस सराउंडिंग होता है, टोटल एंट्रोपी मींस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स भी। टोटल एंट्रोपी अगर मैं निकालूं dQ/T ये सिस्टम प्लस dQ/T ये सराउंडिंग, ये माइनस की आई थी सिस्टम की, है ना, सिस्टम की नेगेटिव थी, ये पॉजिटिव, दोनों मिला के अगर मैं प्लस कर दूंगी तो क्या आंसर आ जाएगा? 0। हाँ ओके मैम, ओके समझ आ गया। अब अगर टेम्परेचर दोनों के डिफरेंट है, टेम्परेचर क्या है dQ, क्योंकि एंट्रोपी क्या है dQ/T है, तो अगर एंट्रोपी माइनस dQ/T1 डेल्टा S dQ/T2 किसकी? सराउंडिंग की, ये सराउंडिंग के लिए, ये सिस्टम के लिए। ठीक है भाई, मैंने क्या क्या लिख दिया है, सराउंडिंग के लिए लिखी और सिस्टम के लिए लिखी। डेल्टा S अगर मेरा dQ सिस्टम के लिए T1 टेम्परेचर है, भाई सिस्टम बार बार लिखूं बगल में, सराउंडिंग के लिए क्या ये माइनस था, ये प्लस का हो जाएगी, सराउंडिंग के लिए T2 अगर टेम्परेचर है, इसने हीट दी है, तो अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगी, टोटल एंट्रोपी अगर मैं निकालूंगी बच्चे, तो माइनस dQ/T1 प्लस dQ/T2, क्या हुआ है ये एंट्रोपी, इनके साथ टेम्परेचर जो है वो डिफरेंस थे, टेम्परेचर डिफरेंस थे, तो एंट्रोपी की वैल्यू ये हो जाएगी। और ये किस पे डिपेंड करेगी, अगर T1 अगर ज्यादा है किससे, T2 से, T1 अगर ज्यादा है T2 से, तो अरे भाई कैलकुलेशन इधर थोड़ा सा गड़बड़ हो, बताओ तो सही, T1 ये ऐसे होगा, अब बताओ ये ऐसे कैसे होगा, सबको पता है ना, T2 और लिखा है और फिर T1 है, T1 क्या है माइनस का है ना, अरे हाँ तो बोल दो भाई। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब बताओ T2 माइनस T1, माइनस का निशान T1 के पास आएगा ना, कॉमन ले लिया मैंने DQ, किसी को दिक्कत तो नहीं हुई ना यहाँ पे, कॉमन वॉमन क्या कराए करके, नो 1 मैम। बाई। अब T1 अगर ज्यादा होगा, T1 अगर ज्यादा होगा तो वो प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आएगा, आएगा कि नहीं आएगा पॉजिटिव? होगा है ना, यस आएगा मैम। ना, तो टोटल एंट्रोपी पॉजिटिव, मतलब कि रिएक्शन क्या हो रही होगी मेरी, स्पॉन्टेनियस हो रही होगी। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, सारी चीजें आ गई। यस मैम। आपको एंट्रोपी, जरा एंट्रोपी की बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं बताई, जूल पर केल्विन पर मोल होती है, आपने कह दिया नहीं नहीं मैम सब आता है, तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से डेरिवेशन ही करवा दूं। जूल पर केल्विन पर मोल होती है एंट्रोपी की यूनिट, सीजीएस यूनिट कैलोरी पर केल्विन पर मोल होती है। एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब एक्सटेंसिव मीन सबको पता है, जो अपने मैटर पे डिपेंड करती है, अगर देखो पर केल्विन पर मोल लिखा 1 मोल रहेगा, तो जितनी ज्यादा मोल रहेंगे उतनी ज्यादा क्या रहेगी, एंट्रोपी रहेगी। ठीक है, एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है। एक ये क्वेश्चन है जेई का है, ये नीट में भी आ सकता है, किसी भी एग्जाम में भी आ सकता है, ये P है ये V है, ठीक है, X से Y और Z, एंट्रोपी चेंज X टू Z इज इक्वल टू होता है एंट्रोपी चेंज X टू Y प्लस एंट्रोपी चेंज Y टू Z। उसने पूछा क्या ये भाई स्टेटमेंट ट्रू है, तो आंसर था यस। क्यों भाई, क्योंकि इसको नहीं फर्क पड़ता कि तुम यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से ऐसे ऐसे करके आए हो या फिर डायरेक्ट पहुंचे हो, इसको मतलब है एस फाइनल और एस इनिशियल से। ठीक है भाई, तो एंट्रोपी चेंज कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। अगर इसकी जगह वर्क या हीट होता, तो वर्क और हीट बच्चे याद रखना स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। आपके पास सिर्फ यही दो हैं, वर्क और हीट, जो कि क्या है बच्चे, पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन है। ठीक है भाई, ठीक है बच्चों। यस मैम। यस आपके मैम। पास मैम। मैम एक बार दीक्षा क्या बताऊं बच्चे, वर्क और हीट ही हैं जो क्या है, पाथ फंक्शन है, वर्क और हीट ही क्या है, पाथ फंक्शन है, बाकी एंट्रोपी स्टेट फंक्शन होती है। ये क्वेश्चन है कि ये x से y गया, y से z और फिर ऐसे आया, तो एंट्रोपी चेंज बताना था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन था कि बताओगे ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो एंट्रोपी चेंज की बात की थी, तो मुझे पता है कि जब एंट्रोपी जो चेंज होती है वो
स्टेट फंक्शन में पाइथागोरस है क्या इसमें? नहीं बच्चे, पाइथागोरस नहीं है इसमें। इसमें एस फाइनल माइनस एस इनिशियल की बात चल रही है इसमें, क्योंकि यहाँ देखो मुझे उसने एक्स से जेड की एंट्रोपी चेंज पूछा, मैं चाहे ऐसे ऐसे घूम के जाऊं या फिर डायरेक्ट निकालूं, एक्स से पहले वाई गई, फिर वाई से फिर मैं जेड गई, चाहे मैं एक्स से वाई जाऊं फिर वाई से जेड जाऊं, ठीक है, तो भी बात क्या होने वाली है, सेम ही आएगी, क्योंकि एंट्रोपी किस पे डिपेंड कर रही है, अपनी फाइनल और इनिशियल। इसमें भी देखो इन दोनों को अगर ऐड करूंगी तो जो y से y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x to z, तो मुझे y से z मिल जाएगी एंट्रोपी। मतलब कि सिर्फ ये पता एंट्रोपी किस पे डिपेंड करेगा, फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे। तो x से z अगर मुझे निकालनी है तो मैं निकाल लूंगी किसकी फाइनल में क्या थी, इनिशियल में क्या थी, और वही इसका डेल्टा एस होगा। अब चाहे मैं यहाँ से पहले ऐसे गई हूँ तो भी मेरा सेम, हमने एंथैल्पी पढ़ा है ना, एंथैल्पी भी हमने देखा था ना कि जब एंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन थी, तो चाहे वो हेजेस लॉ यही तो बता रहा था, चाहे आप मल्टीपल स्टेप से जाओ या डायरेक्ट जाओ, एंथैल्पी चेंज क्या आने वाला है, इक्वल आने वाला है। तो भाई ये बता रहा है मल्टीपल स्टेप से जाओ या फिर डायरेक्ट पहुंचो, तो एंट्रोपी क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है ना भाई? यस मैम। ठीक है भाई। और जिसको डाउट था एक और बार बता दीजिए, बढ़ू आगे बच्चे? वैष्णव, ठीक है। यस मैम, आगे बढ़िए। हाँ, एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, हो गया स्टेट फंक्शन, यानी ये क्वेश्चन भी याद रखना एग्जाम के लिए, और ये भी बात याद रखना वर्क और हीट जो होते हैं वो पाथ फंक्शन होते हैं, स्टेट फंक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी सारे जितने भी थे हमने एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी, वो सारे क्या थे, स्टेट फंक्शन थे, ठीक है, अपनी फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करते थे। ये मैंने अभी सबको करवा दिया है। सिस्टम के लिए अगर -Q1 T2 है, सराउंडिंग के लिए T2 दूसरा है, तो अगर टोटल एंट्रोपी पॉजिटिव आ गई तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, नेगेटिव आ गई तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, और अगर डेल्टा एस टोटल 0 आ गया तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है ना। ए से बी भी बनना चाह रहा है। अच्छा देखो ये आइस है, सॉलिड, माइक किसका ऑफ है, बंद करो, सॉलिड से लिक्विड में गए, ठीक है, माइक किसका ऑन था, बंद करो, सॉलिड से लिक्विड में गए, यहाँ पे क्या हुआ है बच्चे, एंट्रोपी इंक्रीज हुई है, क्या हुआ, एंट्रोपी रैंडमनेस बढ़ गई है ना, चेंज हुआ क्या आप लिक्विड से सॉलिड में जाएगा तो भी एंट्रोपी बढ़ेगी, लिक्विड सॉलिड में गया कम हो जाएगी। एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यानी कि ये प्रोसेस एक तरफ तो स्पॉन्टेनियस रहेगा, दूसरी तरफ नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा। अगर दोनों तरफ हो रहा है, यानी कि ए से बी भी बनना चाह रहा है, बी से, यानी तो क्या एंट्रोपी यानी कि इक्वल होगी, तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, यानी कि वो प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, मतलब इधर से उधर भी जा रहा होगा, इधर से इधर भी आ रहा होगा। समझ में आ गई यहाँ तक बात? अब बताओ मुझे, जब ये लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा, ये आइस है, ये वाटर है, -1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, अब बताओ ये रिएक्शन लिक्विड टू सॉलिड जाने के लिए क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। अरे नॉन स्पॉन्टेनियस कैसे होगी, -1 डिग्री सेल्सियस में, बताओ आइस में रहता है ना, वाटर क्या होता है, आइस में रहता है, तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस, पर एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है, स्पॉन्टेनियस। हाँ, लेकिन एंट्रोपी हमें यहाँ दिख रही है डिक्रीज करते हुए, लेकिन एक्चुअल में जो टोटल एंट्रोपी चेंज आ रहा होगा ना, टोटल सिस्टम की भले ही डिक्रीज हो रही हो, सिस्टम की डिक्रीज हो रही हो, लेकिन सराउंडिंग की इतनी ज्यादा बढ़ रही होगी कि जो टोटल चेंज आ रहा होगा बच्चे, वो पॉजिटिव आ रहा होगा, इसलिए ये रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। -1 डिग्री, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, नीट या जेईई किसी में आया है कि -1 डिग्री सेल्सियस पे बताओ ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है ना, बच्चे तो देखेंगे भाई लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, यानी कि भाई एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, फटाफट से लगा दिया नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा टेम्परेचर देख लेना क्या लिखा है, टेम्परेचर अगर उसमें आइस बनती होगी, वो उस वाली फॉर्म में रहता होगा, तो वो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगा। क्यों स्पॉन्टेनियस हो रहा है, क्योंकि जो टोटल एंट्रोपी चेंज आ रहा है बच्चे, वो पॉजिटिव आ रहा होगा। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? एक चीज और नहीं, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा बच्चे, वॉल्यूम 2v, वॉल्यूम v से 2v हो गया, एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, जल्दी जल्दी बताओ, इंक्रीज हो जाएगी। और प्रेशर अगर 10 atm से 1 atm हो गया, डिक्रीज हो गया प्रेशर, तो क्या होगी एंट्रोपी, प्रेशर डिक्रीज होने पे एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी, ये देखो पिस्टन लगाए, प्रेशर लगाया, प्रेशर डिक्रीज कर दिया तो पिस्टन ऊपर चला जाएगा ना, मॉलिक्यूल को और स्पेस मिल जाएगा घूमने के लिए, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी बच्चे, इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी। हाँ, मॉलिक्यूल आपस में ज्यादा दर्ज हो जाएंगे। क्वेश्चन देखो फटाफट से। फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, दिस आयरन से ऑक्सीजन से ये बन गया, एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है, इंस्पाइट द नेगेटिव एंट्रोपी चेंज, दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस है। क्वेश्चन बता रहा है भाई कि व्हाई इज दिस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। आपके एग्जाम में भी आ सकता है ये क्वेश्चन कि भाई व्हाई दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, क्योंकि इसमें डेल्टा एस टोटल जो होगा ना बच्चे, वो क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव आ रहा होगा, वो ही निकालना है हमें। हमें चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नेगेटिव है, मतलब कि ये रिएक्शन ने एंथैल्पी दी, सराउंडिंग में एंथैल्पी गई, तो एंथैल्पी क्या होगी बच्चे, यहाँ पॉजिटिव आएगी। ये जो क्यू होती है उस क्यू को मैं डेल्टा रिएक्शन एंथैल्पी ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। अगर ये जो सराउंडिंग इसने, अगर सिस्टम ने हीट दी है तो सराउंडिंग ने उसे ली होगी, यानी कि ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होएगी। माइनस हमने पढ़ा था ना, डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, ये पढ़ा था ना हमने, डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग। अगर सिस्टम ने दी है तो सराउंडिंग ने उसको ली है, तो यानी कि वैल्यू नेगेटिव, और पूरा ही पुट कर दूंगी तो ये पॉजिटिव बन जाएगा ओवरऑल। ओवरऑल याद रखो क्या, कि इसने रिएक्शन एंथैल्पी दी है तो ये सराउंडिंग की क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। 298 वैल्यूज निकालो क्या आ रही है, 54 समथिंग कुछ है, डिवाइड करके कोई बच्चा आंसर बता देगा तो भला हो जाएगा। मैम एक बार फिर समझा दो, समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया बच्चे, क्या पॉजिटिव कैसे आया ये समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया। यस मैम, ये पॉजिटिव कैसे आया, नेगेटिव जो गिवन है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए ना। अरे क्वेश्चन में लिखा है व्हाई इज दिस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, इसने सिस्टम की एंट्रोपी दे दी, कहा है कि नेगेटिव एंट्रोपी दिखा रहा, शो कर रहा है, ठीक है। वैसे भी गैस से सॉलिड बन रहा है, देखो नेगेटिव एंट्रोपी है, तो वो क्वेश्चन ही बोल रहा है कि व्हाई इज दिस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, और रिएक्शन की एंथैल्पी आपको दे दी, तो क्वेश्चन को बस बताना है कि भाई ये हमने पढ़ा है कि एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी पॉजिटिव आना चाहिए फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सिस्टम या सराउंडिंग की नेगेटिव हो सकती है, लेकिन जो टोटल उन दोनों को ऐड करके आएगा ना बच्चे, वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो मैंने अभी आपको बताया क्या, कि मेरे पास ये एक सिस्टम है, इसने हीट अगर इसने हीट दी है, उसने बोला सिस्टम ने हीट दी, कितनी दी, कुछ लिखा है, जो भी वैल्यूज लिखी है 1648 किलो जूल इसने हीट को दिया, तो वो किसने ली हीट, सराउंडिंग ने ली। हमें पता है कि जिसके पास हीट जाती है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो सराउंडिंग क्या हो जाएगा, डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होएगा बच्चे, क्यू सराउंडिंग अपॉन में टी, यानी कि डेल्टा एच रिएक्शन की एंथैल्पी टी पॉजिटिव। मैंने क्या किया था, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि सिस्टम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच सराउंडिंग होता है, बोला था ना, या तो सिस्टम नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा तो ये। अगर मैंने तुम्हें ये बताया था सिस्टम माइनस सराउंडिंग, ठीक है ना, सिस्टम की सराउंडिंग की वैल्यू क्या थी, अगर मुझे डेल्टा एस सराउंडिंग निकालना था, डेल्टा एस सराउंडिंग अगर निकालना है तो वैल्यू थी माइनस क्यू बाय टी, ठीक है, डी क्यू लगा लेना, माइनस डी क्यू बाय टी थी, ठीक है। अब माइनस तो पहले से था और माइनस एंथैल्पी ने भी दे दिया, तो ये दोनों मिलके पॉजिटिव हो गए। और वैसे भी तुम रिएक्शन को सिर्फ देखो कि सिस्टम ने क्या किया है, हीट अगर रिलीज की है तो वो किसने एब्जॉर्ब किया है, सराउंडिंग ने, तो सराउंडिंग क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब मेरे पास सिस्टम की एंट्रोपी तो इसने दे रखी है, निकालनी किसकी है, सराउंडिंग की निकालनी है, तो मैंने सराउंडिंग के लिए उसकी एंथैल्पी रखी। क्या एंथैल्पी मिल रही है सराउंडिंग को, 1648 किलो जूल मिल रही है, 10 की पावर 3, और डिवाइड में टेम्परेचर। समझ में आ गया पांडे, यस मैम, आ गया, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। इसको अगर मैं डिवाइड करूंगी तो आंसर आ जाएगा 5530 जूल पर केल्विन पर मोल। अब देखो जो टोटल एंट्रोपी आएगा बच्चे, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, वो टोटल एंट्रोपी आ जाएगी। पुट कर लेना वैल्यू, माइनस में थी ना वो वाली 4980। कैसे आया 4980, क्या सभी बच्चे इस बात को जानते हैं, अरे करवाऊं, ये वैल्यू थी ना -549 सिस्टम की,
सिस्टम की एंट्रोपी की जगह लिखी, सराउंडिंग की निकाली थी वो लिखी, दोनों को ये माइनस में थी। अरे हाँ बोल दो तो ना करूं आगे। यस मैम, यस Yes, मैम, ma'am. सही है आगे। अगर यस एक मैम, एक यस बच्चा बोल दे कि नहीं नहीं करवा दो, तो मैं करवा दूं। ठीक है, माइनस करा तो 4980 जूल पर केल्विन पर मोल आ गया आंसर। सिस्टम की टोटल एंट्रोपी चेंज किया गया, पॉजिटिव आ गया, सॉल्व हो गया। ये आपकी डेरिवेशन जो भी सॉल्व करवाई, क्या ये डेरिवेशन सबको याद रहने वाली है? एक बार फिर से करके देख लेना। करने के लिए तो कहीं नहीं आएगी फॉर्मूला जो है इसका, पर ये कैसे ड्राइव हुई ये आपको बता दिया है। ठीक है, ये पीडीएफ सेंड कर दोगे ना आप? Ma'am. हाँ हाँ आएगी, लेकिन अगर अपनी कॉपी किताब निकाल के बैठे होते, साथ में कर रहे होते तो ज्यादा बेटर था। लिख रहा हूँ मैम, लिख रहा हूँ तो आधी चीज छूट जा रही है ना, तो इसलिए बोलना था। अच्छा ठीक है, ये देखो भाई, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमने ये भी पढ़ा था ना। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या, और वैसे भी अगर आप देखो आइसोथर्मल में क्या होता है, हमने आइसोथर्मल में यहाँ से भी देख लिया, एनआर V2 बाई V1 आ रहा था ना, ये वाली टर्म जीरो हो जा रही थी। एक दूसरा तरीका ये देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस में आइसोथर्मल के लिए डेल्टा यू की वैल्यू जीरो होती है, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस क्यू होता है, ठीक है ना। और क्यू की वैल्यू जो होती है, और वर्क डन की वैल्यू हमारी क्या होती है बच्चे, एनआर माइनस एनआर टी लॉग नेचुरल लॉग होता है, नेचुरल लॉग V2 बाई V1 होता है कि नहीं होता। और अगर मैं इसको एंट्रोपी की जगह रख दूं, क्यू की वैल्यू को पुट कर दूं, माइनस से माइनस कट गया, एनआर टी से टी कैंसिल हो जाएगा, नेचुरल लॉग V2 बाई V1। नेचुरल लॉग बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जब इसे बेस 10 में चेंज करूंगी तो मुझे लॉग 2.303 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है। ठीक है, मैं एक एग्जाम में गलती कर चुकी थी तो इसलिए मुझे हमेशा याद रहती है ये बात। शायद आप भी एक बार कर लो तो आपको भी याद रह जाए, पर ऐसा मौका खत्म ना दो, ठीक है ना। नेचुरल लॉग को जब मैं log 10 में कन्वर्ट करूंगी, क्योंकि मैंने वैल्यूज तो सारी log 10 के लिए याद की हैं, log 10 की 2 की वैल्यू 0.30 या फिर कुछ 4 की 5 की कुछ याद करी होंगी, या निकल के जो भी देखी होंगी तो वो log 10 की दी होंगी। आपको सॉल्व करोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। टी से टी कैंसिल हो गया, यहाँ से डेल्टा एस की वैल्यू आ गई आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल के लिए। समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, ma'am. यस मैम, यस डेल्टा एस एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए नॉट इक्वल टू जीरो, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। इरिवर्सिबल के लिए जीरो नहीं होता, रिवर्सिबल के लिए जीरो होता है, ठीक है। ये भी हो गया, सिस्टम सीपी सी डेल्टा टी हो गया ना सब। ये देखो सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस सिस्टम हो जाता है। और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए नहीं लगाएंगे नेगेटिव, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए सराउंडिंग पॉजिटिव, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए सॉरी, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पॉजिटिव, क्योंकि रिएक्शन हमेशा क्या करेगा, मुड़ नहीं रहा पीछे की तरफ, आगे ही जाएगा, तो हमेशा एंट्रोपी क्या देगा, पॉजिटिव देगा। जरा इसके लिए पोल कर दूं, सारे बच्चे जवाब देंगे। यस मैम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट एंट्रोपी? चलो देखते हैं कितने बच्चे हैं, देते हैं आंसर। कोई अभी नहीं बताएगा, सिर्फ मुझे पोल पे बता देना कि इसकी एंट्रोपी कितनी होगी। ओ किसकी एंट्रोपी जो है, क्या है क्वेश्चन, हाईएस्ट होगी, ठीक है बच्चे। छह बच्चों ने आंसर किया है बस। यशिका आंसर कर दिए बच्चे, निशु, आयुष, दीक्षा, दीक्षा जी, वंशिका, भाई आंसर नहीं, ईशा, इंदर, विकास, हमने कर दिया है। कर दिया है, ठीक है ठीक है। यस मैम कर दिया। Yes, ma'am. कर दिया. निशु, हाँ भाई हैंड रेस किया निशु ने। चलो यस ठीक है, मैम, मैंने इसका ठीक है, हाइड्रोजन इसका आंसर है, सही है बहुत सारे बच्चों का। हाइड्रोजन आंसर क्यों है बच्चे, हाइड्रोजन गैस फॉर्म, मर्क्यूरी लिक्विड होता है, वाटर लिक्विड, ग्रेफाइट सॉलिड। हाइड्रोजन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, Yes, yes, ma'am. गैसेस को मुझे पता चल जाएगा बच्चे किसका गलत है किसका सही है। ये क्वेश्चन देखो फटाफट से, लास्ट क्वेश्चन जल्दी से आपकी स्क्रीन पे। एंथैल्पी, ओहो, क्या आपको ये पता है बच्चे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है?
एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन सारे बच्चों को पता है क्या होता है? देखो बच्चे, थोड़ी सी क्लास आगे बढ़ गई है। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड इज कन्वर्टेड टू 1 लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। वेरी गुड, ठीक है। उसमें अगर वो जिस टेम्परेचर में हो रहा है वो टेम्परेचर डिवाइड, वो एंट्रोपी भी क्या हो जाती है, उतनी उसकी चेंज हो जाएगी। सबको पता है डेल्टा एस वेपराइजेशन का फॉर्मूला, डेल्टा वेपराइजेशन H/T। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक इसमें? No, ma'am. नो मैम। ये फ्यूजन के लिए H/T, ठीक है भाई, ठीक है, सबको पता है। एंट्रोपी, अगर Yes, ma'am. एंथैल्पी अगर वेपराइजेशन है तो एंट्रोपी चेंज हो जाएगा, उसको एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन बोल देंगे। फ्यूजन सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो उसको एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन बोल देंगे, ठीक है भाई। अरे आ तो गया ये, है तो सही, कुछ लगा है ही नहीं। ये क्वेश्चन देखो, अब एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन मतलब निकालना है, एंट्रोपी चेंज निकालना है, लेटेंट हीट गिवन है, टेम्परेचर गिवन है। एग्जाम में कर लोगे क्वेश्चन? क्या करोगे? 2.257 मल्टीप्लाई किलो जूल में है तो उसको जूल में कन्वर्ट करोगे और टेम्परेचर लिखोगे, यही करोगे? गलत हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें और चेंज होगा, आंसर ही नहीं मिलेगा। ये जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया है वो किलो जूल पर ग्राम है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है बच्चे? किलो जूल पर ग्राम। आपको 1 मोल के लिए निकालनी है एंट्रोपी, किसके लिए निकालनी है? 1 मोल के लिए निकालने के लिए कैसे? 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 18 से मल्टीप्लाई किया? 1 मोल H2O में कितने ग्राम होते हैं? 18 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो 1 मोल निकालना है, 1 ग्राम का गिवन है, 18 ग्राम के लिए निकालना है, इसलिए 18 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? जल्दी बोलो यस मैम, फिर से बताओ। नो मैम, कोई दिक्कत नहीं है। सबको समझ में No, आ ma'am. गया? Yes, ma'am. नो मैम, नो यस मैम, मैम। ये नो मैम का क्या मतलब है भाई? नो मैम से मैं बड़ी कंफ्यूज होती हूँ। क्लियर, ऑल क्लियर, ठीक है भाई। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा। जल्दी से ये बताओ, ट्रू स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, डेल्टा एस और एस दोनों ही फंक्शन होते हैं बच्चे टेम्परेचर के, इसका ए आंसर है, ठीक है। डेल्टा एस और एस दोनों ही टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है मैम। बट आप नेक्स्ट क्लास में कराओगे एंथैल्पीज। कौन सी एंथैल्पीज? कौन? केमिकल रिएक्शन में एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है या चेंज इन एंट्रोपी अलोंग विद सुटेबल चेंज इन एंथैल्पी डिसाइड द फेट ऑफ द रिएक्शन? तो इसका आंसर बच्चे बी है। मैडम थोड़ा जल्दी करवाने लग गई। बी है। क्यों इसका आंसर बी है? क्योंकि सिर्फ एंट्रोपी पे हमने पढ़ा ना, एंट्रोपी नहीं डिसाइड करेगा फैक्टर, एंथैल्पी भी डिसाइड करेगा, ठीक है। एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों मिलके बताएंगे कि वो रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस हो रही है या नहीं हो रही है। और इसके लिए भी न्यू टर्म हमारी आ जाएगी नेक्स्ट क्लास में, ग्रिप्स वाली। जरा से बताओ, नेगेटिव एंट्रोपी चेंज कहाँ हो रहा है? डिसोसिएशन हो गया कैल्शियम से, कैल्शियम सॉलिड में हो गया गैस में, यानी कि ये गैस बना, तो यानी कि एंट्रोपी पॉजिटिव हो गई होगी। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन, फ्यूजन। ओ वंशिका, ये पढ़ना है, अच्छा। डिसोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ना, कब होगी आपकी अब नेक्स्ट क्लास? सैटरडे वाले दिन होगी आई थिंक, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में देखो, आज बहुत लेट हो गया है, ठीक है, 40 हो गए। नेक्स्ट क्लास में जिन भी बच्चों को पढ़ना होगा वो 15 मिनट पहले मैं ऑन कर दूंगी ये मीटिंग को, ठीक है। जिन भी बच्चों को एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, सब्लिमेशन ये सब पढ़ना होगा वो प्लीज 15 मिनट पहले आ जाएं। आपके पास लिंक आधा घंटा पहले चले जाते हैं ना? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, तो अपने 10-15 मिनट पहले आ जाना, ठीक है ना। 15 मिनट पहले आ जाना तुम लोग, तब मैं देखूंगी कि आ गए, बहुत से बच्चे आ गए हैं। नहीं भी आए होंगे तो वंशिका, अगर आप आ जाओ और भी जिन जिन बच्चों को पढ़ना है वो आ जाना, वो करने के लिए। तो मैं फटाफट से आपको एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, सॉल्यूशन, डिसॉल्यूशन, हेज़ेस लॉ इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया में बताओ एंट्रोपी क्या हो रही है? पॉजिटिव हो रही है, नेगेटिव हो रही है? पॉजिटिव हो रही। अरे कर तो लेते भाई। ये होती है इसके लिए रिएक्शन, यहाँ पे 4 मोल है गैस के, कितने मोल है? 4। यहाँ पे कितने आ गए मिलके जब प्रोसेस में फॉर्म हुई? तो 2 आ गए। तो यानी कि भाई क्या हुआ? एंट्रोपी डिक्रीज हो गई। एंट्रोपी क्या हो गई बच्चे? Decrease. डिक्रीज हो गई। तो सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, एंट्रोपी डिक्रीजेस। ये क्वेश्चन आप खुद करना, खुद क्या मैं ही करवा देती हूँ यार। डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या? आइसोथर्मल प्रोसेस है तो यानी कि फॉर्मूला क्या रहेगा? रिवर्सिबल लिखा है, आइसोथर्मल लिखा है, यानी कि जो भी हमने ड्राइव करवाया था 2.303 log V2 by V1 100 और 10। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? जल्दी जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम छोड़ दो कुछ,
ये फॉर्मूला अभी डिराइव करवाया था, समझ में आ गया ना। आइसोथर्मल प्रोसेस है वो सीटी Yes, वाली ma'am. टर्म हट गई, वो तो जीरो हो गई, वो नहीं लिखी मैंने। उसके बाद ये मेरे पास एनआर और ये V2/V1 बचा था, V2/V1 गिवन है 2 मोल्स के लिए था, तो 2 मोल्स लगाया, आर की वैल्यू 8.314 लिखी, 2.303 लिखा। अब देखो ये कट के कितना आया, 10 आया। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 1 होती है लॉग। तो ये इनको इसको कैलकुलेट करो, जल्दी से जल्दी आंसर बताओ। 38.3 जूल पर केल्विन पर मोल। सारे बच्चों का आ गया, चलो फटाफट से ये क्वेश्चन भी देख लो। कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग, सेम डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एफ फ्यूजन बाय टी, ठीक है, माइनस 286 किलो जूल है 10 की पावर 3। अब देखो इसमें टेम्परेचर नहीं दिया, अगर आपने एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन वो सब करा होता तो ये फ्यूजन देता है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है। सॉलिड से लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन होता है, ठीक है बच्चे। लिक्विड से गैस में जाने के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर 373 केल्विन होता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई चीज गैस बनेगी ना, वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस बनेगा। 100 डिग्री सेल्सियस को प्लस करूंगी 273 से, तो 373 जो होती है उसकी स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। सॉलिड से लिक्विड में इसमें इसने सिर्फ बोला है स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो स्टैंडर्ड कंडीशन सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए 298 केल्विन होता है टेम्परेचर। आपका आंसर आ गया, सिस्टम की एंट्रोपी आ जाएगी। किसकी एंट्रोपी आएगी बच्चे, ये सिस्टम की। क्वेश्चन में किसकी पूछी है, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग पूछा है। जो भी आंसर आएगा उसको पॉजिटिव कर देंगे, नेगेटिव में आंसर आएगा, सराउंडिंग के लिए पूछा है, पॉजिटिव आ जाएगा। मैम कल को क्या क्या क्या, माइक ऑन करके बोलो बच्चे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है, किलो जूल यही कह रहे थे क्या? यहाँ तक सबको समझ में आ गया बच्चे, डेल्टा एस सराउंडिंग जो है Yes, पॉजिटिव आ ma'am. जाए। चलो फिर अब आप खाना वाना खा लो, सो जाओ बिस्तर में, मुझे लगता है सबको नींद आ रही है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू कह के जाओ अगर आपको क्लास अच्छी लगी Thank हो। you, ma'am. ओके very मैम, good. थैंक यू अच्छा लगा आज पढ़ के। Ma'am. यस मैम। कुछ बच्चे थे यस जिन्होंने मैम। कुछ बच्चे थे जिन्हें एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और हेजेस लॉ पढ़ना था, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, जैने हाथ रेज किया है, क्या बात है कि मैं नेक्स्ट क्लास में वो करवा दूंगी। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ पहले तो, ठीक है भाई, ठीक है क्लास।